जगन्नाथपुरम की एक मायावी संगीतमय जंगल का रहस्य। जब मयूर जंगल में घूमने निकला तो अचानक उसके कानों में एक मधुर संगीत गूंज उठा। संगीत का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो स्वर उसे बेहद समीप महसूस हो रहा था। विस्मय से भरी आंखों से उसने तिमिर में डूबे पेड़ों और आकाश की ओर देखा, पर न तो कोई देवता दिखाई दिया, न ही कोई संकेत। तभी उस रहस्यमय अनुभूति से व्याकुल होकर वो पास बैठे एक साधु से पूछता है। साधु मुस्कुराकर कहता है, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। जगन्नाथम नामक एक नगर में बलदेवु नाम का एक फूल वाला रहता था। वो हर रोज फूलों की माला बनाकर बेचता और उसी माला से प्रभु जगन्नाथा की पूजा करता था। दिन में 2 बार बिना चूक बलदेवु मंदिर जाता, प्रभु को फूल अर्पित करता और फिर घर लौट आता। लोग उसकी भक्ति देखकर उसे हरिदासो कहने लगे। सरल और संयमी जीवन देखकर वे उसे विरागी मानते थे। लोग उसे हरिदासो कहने लगे। साधु सदृश सरल और संयमी जीवन के कारण वे लोग उसे विरागी भी समझते थे। बलदेवु ने प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे भी ऐसा पुत्र देओ। कौन जाने किसने सुनी वो प्रार्थना। कुछ ही समय बाद वचन फलित हुआ। बलदेवु के पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणों से नाम पूछने पर सबने कहा रुचिका। लोग देखकर चकित हुए, इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर बालक। ब्राह्मण और नगरवासी सोचने लगे कि बड़ी आयु में वह कितना मनोहर होगा। रुचिका ने बचपन से ही पिता के साथ माला बुनना सीखा और धीरे धीरे उसमें पारंगत हो गया। 8 वर्ष की अवस्था में उसकी घनिष्ठ मित्रता एक ब्राह्मण बालक गौतम से हो गई। बलदेवु ने घर पर ही आचार्य बुलवाए ताकि रुचिका और गौतम साथ पढ़ सके। रुचिका एक शांत ग्रह था, जो कुछ एक बार सुनता वह उसे तुरंत ग्रहण कर लेता। नगर में कोई नहीं था जो उसकी माला विधा देखकर प्रभावित ना होता। माला बुनाई में वह जल्द ही अपने पिता से भी आगे निकल गया। विशेष रूप से नगर की वरकांतलाएं रुचिका की सूक्ष्म नया डिजाइन वाली मालाओं की कायल हो गई। सब उसकी कारीगरी और सौम्यता के दीवाने हो उठे। एक दिन गौतम ने रुचिका से चुपके से कहा, भैया, तुम्हारी बनाई मालाएं बाजारों में बहुत अच्छी बिकती हैं। पिता के प्रेम में वे तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देते, पर अगर तुम खुद बेचोगे तो दाम कहीं बेहतर मिलेंगे। वो आगे बोला, जब तुम्हारे पिता मंदिर जाएं तो क्या हम वेश्यावाटिका, नगर की वरकांतलाओं वाली गली, वहां जाकर माला बेचें? जैसे ही पिता मंदिर गए, रुचिका सुंदर सजा धजाकर गौतम के साथ वेश्यावाटिका चल पड़ा। वहां संगीत गाती वरकांतलाएं और उनकी मनोहर सुंदरताएं देखकर रुचिका चकित रह गया। उसने कहा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये अप्सराएं हैं या स्वर्ग ही है? किसी एक स्थान पर 2 पुरुष किसी वरकांतला को लेकर झगड़ रहे थे। गौतम और रुचिका बीच में आए और लड़ाई रोकने की कोशिश करने लगे। ठेलम ठेल में उनके हाथों में रखी मालाएं दबकर बिगड़ गईं। रुचिका ने गौतम से कहा, भैया, मालाएं बुरी तरह खराब हो गईं। देर भी हो रही है, अब इन्हें बेचने का कोई फायदा नहीं, चलें वापस। तभी उनकी नजर एक भव्य हवेली पर पड़ी, प्रसिद्ध वरकांतला चंद्रलेखा की हवेली। रुचिका ने उसकी दासी से सुना कि उसकी बुनी हुई मालाओं की बड़ी मांग है। चंद्रलेखा जैसी उच्च वर्गीय वरकांतलाएं यही माले पहनती हैं। और सुना तो ये भी कि चंद्रलेखा ने रुचिका से विवाह करने की इच्छा जताई है, हालांकि उसने कभी उसे साक्षात देखा तक नहीं था। ये सुनते ही रुचिका की मन में बालक सा उत्साह हुआ। वो तुरंत बालकनी की ओर बढ़ने को उत्तेजित हो उठा। गौतम ने उसे डांटा, इतना काफी, चलो वापस, तुम्हारे पिता लौटने वाले हैं। पर जब रुचिका हिला नहीं तो गौतम बोला, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे पिता को यहाँ ले आता हूँ। और वो चला गया। इसी बीच चंद्रलेखा अपनी दासी ढूंढते हुए सड़क पर आई। रुचिका उसके पास गया और नम्रता से बोला, आपने अपनी मित्र को बाजार भेजकर रुचिका की मालें मंगवाई। मेरे पास वही मालें हैं, पर ये थोड़ी दब गई हैं। क्या आप इन्हें चाहेंगी? उसने मालाओं के रूप और बुनावट देखा और बोली, ये कला केवल रुचिका की ही हो सकती है। भले ही मालें थोड़ी दब गई हों, फिर भी इन्हें कौन कितने में बेचेगा? थोड़ी बातचीत के बाद रुचिका ने सत्य स्वीकार कर दिया, वही रुचिका था। चंद्रलेखा ने उसे अंदर गर्मजोशी से बुलाया। मैंने सुना है तुम न केवल रूप में अद्वितीय हो, बल्कि विद्या में भी। तुम्हारा इस माला कला का गुरु कौन है? तुम ये फूलों के जाल इतने जटिल और मनोहर कैसे बुनते हो?
उसकी सुघड़ता और आकर्षण से रुचिका बेकाबू हो उठा। मन उछलने लगा और चंद्रलेखा ने मान लिया कि वही उसके लिए उत्तम वर है। उसने उसे प्रेम के सुखों में डुबो दिया। तभी बाहर गली के मुहाने से हल्ला हुआ। रुचिका घबरा उठा और बोला, ये तो गौतम होगा जो पिता को लेकर आया होगा। हम दोनों का अपमान होगा। कृपया मुझे कहीं छिपा दीजिए, मुझे लज्जित ना होने दीजिए। चंद्रलेखा हंसी और बोली, रुचिका मेरी हवेली में छिप जाओ, यहाँ तक कि परमेश्वर भी तुम्हें नहीं पाएगा। उसने उसे एक गुप्त कक्ष दिखाया, पर रुचिका ने पूछा, क्या इससे भी अधिक सुरक्षित कोई जगह है? वह बोली, सबसे सुरक्षित स्थान मेरे घर के साथ लगे बाग में है। वहां केवल एक द्वार है। कोई 10 दिन और रात खोजे तो भी तुम्हें नहीं पाएगा। वही एक कमरा है, वहीं रुको। उसने उसे बाग में भेजा, पिछला दरवाजा बंद किया और सामने का दरवाजा खोलने चली गई। गौतम और बलदेवू रैंकों सहित पहुंचे। राजदूतों का दबदबा साथ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उसका पुत्र छिपाया है। राजदूतों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। पूरी रात खोजने के बाद भी रुचिका कहीं नहीं मिला। भोर होते ही वे विशेष रूप से बाग की तलाश पर अड़े। चंद्रलेखा ने कहा कि वह बाग खोलने की सत्ता नहीं रखती, पर राजदूतों के पास सारा अधिकार था। उन्होंने जबरिया बाग में प्रवेश कर खोज की, पर वे उसे नहीं पा सके और अंततः निराश होकर लौट आए। असलियत ये थी कि निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। चंद्रलेखा स्वयं भी समझ ना सकी कि रुचिका कैसे गायब हुआ। जब वे चले गए तब उसने खुद बाग को हर कोना कोना देखा, पर वह वहां नहीं था। अपना पुत्र न पाकर बलदेवू बीमार पड़ गया और बिस्तर पर पड़ गया। उसकी वेदना देखकर गौतम चंद्रलेखा के पास गया और विनती की, पिता और पुत्र को जुदा करने का पाप मत धारो, कृपया रुचिका को रिहा करो। फिर चंद्रलेखा ने गौतम को वस्तुस्थिति समझाई। गौतम ने सोचा कि कहीं उसके बाग में वे भटकती तारू, विचित्र पेड़ तो नहीं जिनके कारण वह गायब हुआ। चंद्रलेखा ने कहा, मैंने रुचिका को अपना पति चुन लिया है। बलदेवू से कह दो, मैं उसके पुत्र को ढूंढने में मदद करूंगी। मैं जितने पैसों की जरूरत होगी दे दूंगी। तुम यात्राएं करके उसके ठिकाने का पता लगाओ। आखिरकार रुचिका तुम्हारा सखा है। गौतम मान गया। उसने सबको सूचित किया कि वह अपने मित्र को खोजने के लिए यात्रा पर जा रहा है और निकल पड़ा। कुछ समय बाद चंद्रलेखा को गौतम का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, चंद्रलेखा, मैंने अनेक देशों की यात्रा की, पर रुचिका का कोई अता पता ना मिला। अब मैं रामचंद्रपुरम नामक एक तटीय नगर पहुंचा हूं। यहां मैंने एक अद्भुत बात देखी। इस नगर पर राजा शूरसेना राज्य करता है, जिसकी एक कन्या है तिलोत्तमा। वह शिक्षा, रूप और चरित्र में अद्भुत है। उसने जिद कर ली है कि वह केवल ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जिसमें दिव्य तेज हो। जब उसके पिता ने पूछा कि ऐसा पुरुष कैसा होगा, तब उसने कुछ समय पहले एक कपड़े पर एक सुंदर पुरुष की प्रतिमा बनाई और कहा, मैं इसी प्रकार के पुरुष से विवाह करूंगी। राजा शूरसेना ने वह प्रतिमा नगर के एक मंदिर में लटका दी और घोषणा कर दी कि जो कोई भी उस नकल जैसे गुणों वाला राजकुमार या पुरुष ढूंढ लाए, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जब मैं मंदिर गया और चित्र देखा तो उसमें हमारी रुचिका की अजब सी पहचान थी। उसके चेहरे की हर रेखा देखकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने मित्र को ही देख रहा हूँ। उस चित्र के हर विवरण की मैं तब तक निहारता रहा जब तक मेरी आंखें संतुष्ट न हुईं। तिलोत्तमा रुचिका को कैसे जानती है? क्या ये किसी कल्पना का चित्र है या उसने उसे किसी स्वप्न में देखा था? उसने ये विशेष चित्र क्यों बनाया, इस बात की जिज्ञासा मन में घर कर गई। राजकुमारी महल के अंदर गहरी रहती है, इसलिए मैं उससे पूछ भी नहीं सकता। अतः यदि आप एक बार यहाँ आकर तिलोत्तमा से बात कर सकें तो सत्य का पता चल सकेगा। रुचिका के बारे में कुछ जानने की आस में चंद्रलेखा चुपके से रामचंद्रपुरम पहुंची। मंदिर में रुचिका का चित्र देखकर चंद्रलेखा ने उसे चूमकर कुछ समय शोक मनाया। वापस आवास पर लौटने के बाद भी उसके विचार उसी चित्र पर ठहरे रहे। उसने तिलोत्तमा से मित्रता करने का निश्चय किया ताकि रुचिका के बारे में जानकारी मिल सके। पहुंचने का माध्यम उसने अपनी कला की निपुणता को चुना। अगले दिन उसने कहा कि वो एक विद्या विनोद सभा आयोजित करेगी। उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे परास्त कर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा और विद्वानों तथा जनता को आमंत्रित किया गया। पहली सभा को अधिक उत्साह नहीं मिला, पर जब शहर में उसकी अद्भुत प्रतिभा की चर्चा फैली तो राजा स्वयं अगली सभा में उपस्थित हुए। उसने स्थानीय विद्वानों को परास्त कर अपनी साहित्यिक और काव्य कुशलता, अवधानम, बंधकाव्यतम आदि का प्रदर्शन किया। राजा प्रभावित हुए और सत्र के पश्चात उसे सम्मान देने की इच्छा जताई, पर उसने नम्रता से अस्वीकार कर कहा कि राजा की कृपा ही उसके लिए पर्याप्त है। चंद्रलेखा की नम्रता और मीठी चतुर्वाणी से प्रसन्न होकर शूरसेन ने उसे संरक्षण दिया और अपने साथियों के साथ प्रस्थान कर गए। थोड़े ही समय बाद जब शूरसेन घर लौटे, कुछ राजदूत आए और चंद्रलेखा से कहा, हमारी राजकुमारी तिलोत्तमा आपसे मिलना चाहती हैं। राजा ने भी आदेश दिया है कि हम आपको उसकी ओर लाएं। कृपया तुरंत हमारे साथ चलें। चंद्रलेखा इस अवसर की प्रतीक्षा ही कर रही थी।
अतः उसने सुंदर साज श्रृंगार कर लिया और अपनी सेविका के साथ तिलोत्तमा के महल चली गई। अगले भाग में क्या चंद्रलेखा रुचिका को ढूंढ निकाल पाएगी और क्या तिलोत्तमा के इरादों का सच सबके सामने आएगा?